Hello and a very good evening to all my dear students. Dear students, today I will explain you about the second category of income elasticity of demand. बच्चों, आज हम मांग की आय लोच के विषय की दूसरे कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे। हमने धनात्मक आय लोच के बारे में पढ़ा और 3 कैटेगरीज के बारे में समझा। अब हम मांग की ऋणात्मक आय लोच के बारे में पढ़ेंगे। ऋणात्मक आय लोच का संबंध निम्न स्तरीय वस्तुओं के से है और इंफीरियर गुड्स के केस में ही हम मोस्टली नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी को फेस करते हैं। अब व्हाट डज दिस नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एक्चुअली मीन एंड हाउ वी आर गोइंग टू मेक द ग्राफ्स फॉर इट। देखिए बच्चों, अगर मांग मात्रा और आय में विपरीत संबंध है तो हम आय प्रभाव के नज़रिए से या आय प्रभाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो हम कहेंगे कि यहाँ पर ऋणात्मक संबंध है, ऋणात्मक आय प्रभाव है। सेम कैटेगरी यहाँ पर आएगा जब हम बात करेंगे इलास्टिसिटी के कंटेक्स्ट में। सो इफ देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर and demand for the commodity, then the income elasticity will be negative. That is, if the quantity demanded, suppose the quantity demanded of a commodity decreases with the rise in income of the consumer and vice versa, it is said to be negative income elasticity of demand. देखो बच्चों, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि के फलस्वरूप मांग की मात्रा में कमी आएगी तो ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि ऋणात्मक मांग लोच है। मांग की आय लोच कैसी है? यहाँ पर ऋणात्मक है। ठीक है, एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं और इसे ग्राफ के जरिए भी हम समझने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, as the income of consumer increases, they either stop or consume less of inferior goods. देखो बच्चों, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है तो वो या तो निम्न स्तरीय वस्तु का उपभोग बंद कर देता है या उसके उपभोग में कमी लाता है। एग्जाम्पल हम दे सकते हैं मोटा अनाज या बाजरा। When the income of a consumer is less, he is consuming more of coarse grains, that is bajra or millets. But as the income of the consumer starts increasing, the amount consumed by him of the inferior goods will start falling. उसमें कमी आएगी जैसे जैसे उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, निम्न स्तरीय वस्तु के उपभोग में कमी देखने को मिलेगी। ओके, इसे हम डायग्राम के जरिए देखते हैं। एक्स अक्षांश पे हमने क्वांटिटी डिमांडेड को प्लॉट किया है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पे हमने कंज्यूमर की इनकम को दर्शाया है। इन द गिवन फिगर, quantity demanded and consumers' income is measured along x-axis and y-axis respectively. When the consumer's income rises from OY to OY1, the quantity demanded of inferior goods falls from OQ to OQ1 and vice versa. देखो बच्चों, यहाँ पर हम बता रहे हैं कि जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि हुई और मांग वक्र या आय जो हमारा हम वाई अक्षांश पर शो कर रहे हैं उपभोक्ता की इनकम को, आय को, उसमें क्या हो रहा है? ओ वाई से बढ़ करके ओ वाई वन हो गया। ठीक है, ओ वाई वन जब ये हो रहा है तब हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता द्वारा जो वस्तु के लिए मांग थी वो पहले की तुलना में उसमें कमी कर दी गई। पहले ओ क्यू थी, देखो बच्चों ओ क्यू ज़्यादा है यहाँ पर, और आय के बढ़ने पर मांग में कमी लाई गई। ठीक है, आय के बढ़ने पर मांग में कमी लाई गई, तो इसलिए डी डी जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड बेंडिंग एक मांग वक्र मिला हमें। देखिए ध्यान से, वी आर गेटिंग अ बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व। ठीक है, ओके, हियर वी आर हैविंग अ बैकवर्ड बेंडिंग डिमांड कर्व आई वुड से इनडिफरेंट टू द प्रीवियस वंस। जो दूसरे थे मांग वक्र अभी हमने पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी में देखे थे, धनात्मक मांग वक्र थे, यहाँ पर ऋणात्मक मांग वक्र है और डी डी क्या दर्शा रहा है? आय के बढ़ने पर वस्तु की मांग में कमी आना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। thus the demand curve dd shows negative income elasticity. Okay, now we'll try to find out
व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय द जीरो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? मांग की शून्य आय लोच क्या है? देखिए ये न्यूट्रल है। यहाँ पर विद द चेंज इन इनकम द क्वांटिटी डिमांडेड इज नॉट चेंजिंग। देखते हैं, if the quantity demanded for a commodity remains constant with any rise or fall in income of the consumer, and it is said to be zero income elasticity of demand. जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के कारण चाहे आय में वृद्धि हो या कमी हो, मांग की मात्रा स्थिर रहती है। मांग मात्रा अगर स्थिर रहती है उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के फलस्वरूप भी, तो हम कहेंगे मांग की आय लोच शून्य है। फॉर एग्जाम्पल, in case of basic necessity goods such as salt, kerosene, electricity, etc., there is zero income elasticity of demand. Very important point here to be noted is जब हम बात करते हैं ज़रूरतमंद या बहुत बेसिक ज़रूरतमंद वस्तुओं की, तब हम कहेंगे कि मांग की आय लोच शून्य है। ओके, मांग के आलोच सॉल्ट, भले ही इनकम आपकी 10,000 हो 50,000 हो, जितना अमाउंट आप खाने में नमक का ले रहे हैं, आपकी आय बढ़ेगी तो भी आप उतना ही लेंगे, या आपकी आय में अगर कमी आएगी तो भी आप उतना ही डालेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा कम ज़्यादा हम कह सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट बेसिक नेसेसिटी, बट या सॉल्ट, शुगर, दीज आर द बेसिक नेसेसिटीज विच विल नॉट pretend to change or pertain to any kind of change with the change in the income of the consumer. So these are inelastic with reference to the changes in the income. ये बेलोचदार है आय में होने वाले किसी भी प्रकार के परिवर्तन के तरफ। अब डायग्राम में हम देखते हैं, in the given figure quantity demanded and consumers income is measured along x-axis and y-axis respectively. निम्न चित्र में उपभोक्ता की आय को हमने y अक्षांश पे दर्शाया है और मांग की मात्रा को हमने x अक्षांश पे दर्शाया है। The consumer's income may fall to OY1 or rise to OY2 from OY. उपभोक्ता की आय OY से बढ़ करके OY1 भी हो सकती है या हुई है, और OY से घट करके OY2 भी हो सकती है या हुई है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन के बाद भी अगर मांग मात्रा OQ पर ही स्थिर रही, the quantity demanded remains the same at OQ, ऐसी अवस्था में हम कहेंगे कि मांग की आय लोच शून्य है। Thus, the demand curve DD, which is vertical straight line parallel to y-axis, shows zero income elasticity of demand. इसलिए यहाँ पर मांग की आय लोच शून्य होगी क्योंकि ये एक लंब आकृति का y अक्षांश के समानांतर वक्र हमें प्राप्त हुआ है, जो ये दर्शाता है कि आय में वृद्धि एवं कमी का मांग की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और उदाहरण स्वरूप आप कुछ मूलभूत जरूरतमंद वस्तुओं के नाम दे सकते हैं ताकि आपके प्रॉपरली इस थियरी को हम एक्सप्लेन कर सकें विद द हेल्प ऑफ योर एग्जाम्पल एंड ग्राफ्स। ठीक है, तो ये हुई हमारी जीरो इनकम इलास्टिसिटी। इसके पिछले स्लाइड में हमने नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी देखी थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। हम जब भी इलास्टिसिटी पढ़ें, हम प्राइस इलास्टिसिटी को पूरा पढ़ते हैं और उसके पांचों डिग्रीज को समझते हैं और ग्राफ्स को पढ़ते हैं और मेथड्स को भी कैलकुलेट करने के जो हैं, कंप्यूट करने के, उन्हें समझते हैं। लेकिन इनकम इलास्टिसिटी को पढ़ना और तीनों ब्रॉड कैटेगरीज को समझना बहुत ज़रूरी है। पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी हो गया, फिर हमने नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी देखा, और अब हमने अभी लास्ट में ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी को देखा। तीनों इलास्टिसिटीज़ में आपको डायग्राम्स प्रॉपर बनाने आने चाहिए और ध्यान रखना है कि स्लोप कैसा होगा, शेप कैसी होगी, और जितना ज़्यादा फ्लैट होगा वक्र उतनी ही लोच ज़्यादा होगी। वो चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और इसको आपको रिलेट ज़रूर करना है इनकम इफेक्ट और एंजल्स कर्व से, ताकि आपके आगे जब भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में आगे एक्सप्लेनेशन देंगे, चाहे हम कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे प्रोड्यूसर्स बिहेवियर पढ़ेंगे, मार्केट पढ़ेंगे, तो वक्र को समझना आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाएगा और आपको प्रॉपरली उन्हें समझने के लिए डायग्राम्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, सो
ये सारी चीज़ें बेसिक है। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो थर्ड कैटेगरी है इलास्टिसिटी की। कीमत लोच पढ़ ली, आय लोच पढ़ ली। फॉर्मूला बेसिक मैंने लास्ट क्लासेस में दे दिया है आपको। इसमें कोई ज़्यादा मेथड्स नहीं है, एक नॉर्मल प्रोपोर्शनेट मेथड से ही हम कैलकुलेट करते हैं। हाँ, बस 3 कैटेगरीज हैं, उनको हमने समझा। अब हम इम्पॉर्टेंट इलास्टिसिटी एक और बचती है जिसे क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं, वो हम आगे वाली क्लास में, नेक्स्ट क्लास से हम उसको पढ़ेंगे। Thank you so much for listening to this video.